गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या राज है, आप थोड़ा इसको समझ लो, फिर आप अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा लेसन डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th के लिए फर्स्ट पोएम है, इस पर फिर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह राधा कृष्णन के जन्मदिन, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और जो है कि द्वितीय राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं, और इनका जन्म सन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। इन्होंने कुछ ऐसा वर्णित किया था कि जब विद्यार्थी इनके पास आए तो विद्यार्थियों ने इनके सामने बोला कि जो है कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो यह सब सुनकर जो है कि राधा कृष्णन जी ने बोला कि आप ऐसा करिए कि हमारा जन्मदिन न मनाकर बल्कि हमारे ही डेट पर आप सभी शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए। तब से जो है कि 5 सितंबर लागू हुआ और यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा पहला टॉपिक पोएम फर्स्ट से लिया गया है। पोएम फर्स्ट से हमने इसे नाम दिया है। कहने का मतलब लेसन तो हमारा यह फर्स्ट नहीं, लेकिन पोएम फर्स्ट है। आप जब इंग्लिश यूज करोगे, इंग्लिश की किताब निकालोगे, तो पहली पोएम आपको मिलेगी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के धूल। आइए देखते हैं क्या है इसमें जो है कि, और इसके जो भी आप इसका अर्थ सीखोगे, और इसी अर्थ में से कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके प्रश्नावली में MCQS क्वेश्चन नाम से उद्धृत है, लिया गया है। आइए देखते हैं इसका अर्थ पहले समझते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, द वे ऑफ क्रो पोएट, इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, वह हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इसे रचा है। देखिए, आइए पोएम पर चलते हैं। कहता है पोएम में कि द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। देखिए, इसका अर्थ क्या है। द वे मतलब होता है रास्ते में, अक्रो में एक कौवा, सुक डाउन, सुक मिस होता है हिला देना, डाउन नीचे, मी मतलब मैं, द डस्ट धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की। अर्थ समझिएगा पहले इसको, तो हमने बताया कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। वे मिस होता है दोस्तों रास्ते में, क्रो मतलब एक कौवा, सुख हिला दिया, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की। अर्थात यह है इसका मतलब कि एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और रास्ते में जो है कि मैं जा रहा था, और उसी पेड़ पर से एक कौवा जो है कि उस डाल को हिला देता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उस पौधे का जो नाम था वह था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक जहरीला पौधा, जिसे आप धतूरा भी कह सकते हो। तो अर्थ इसका यह है स्पष्ट कि कभी एक रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं और एक कौवा जो है कि धतूरे नामक जहरीले नामक पेड़ पर बैठा हुआ है, और जो ही उस रास्ते से होकर गुजरते हैं और पेड़ के अंदर चलते हैं, और वह कौवा तुरंत उड़ता है, वहाँ से हटता है, तो डाल जो है कि हिल जाती है, जिससे धूल के जो स्नो बर्फ़ के जो कण हैं वो उनके ऊपर गिर जाते हैं। आगे देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ मतलब हैज़ गिवन दे दिया, माई मतलब मेरे हार्ट में हृदय को, ए चेंज बदल दिया, ऑफ मूड मिजाज को मेरे, एंड सेव्ड और सुरक्षित कर दिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ डे दिन का, कुछ भाग दिन का बचा दिया, आई हैड र्यूड जिससे मैं क्या था, घबराया हुआ था। देखिएगा दोस्तों, पूरा अर्थ इसका क्या है। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को बदल दिया, मेरे मिजाज, मेरे दिल के हृदय के मिजाज को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, उसने शेष बचा दिया। इसमें दोस्तों देखिए, मुख्य बातें क्या है। मुख्य बात यह है कि कौवा और जो धतूरा होता है वो दोनों जहरीले होते हैं। जहरीले का मतलब यह है, जिससे कौवा होता है वो प्रतीक किसका माना जाता है, वह दुख का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे भी जो धतूरा है, हेमलॉक ट्री है, उसमें जहर होता है, इसलिए वह जहर भी दुख का प्रतीक होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि
क्रो एंड हेमलॉक ट्री वाज द सिंबल ऑफ, किसके प्रतीक माने जाते हैं? वाज द सपोज द सिंबल ऑफ, किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो आप सर इसको क्या कहोगे? सैड के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार फिर से इस लाइन का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कह रहा है कि द वे ऑफ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कह रहा है इस पोएम में कि हेमलॉक ट्री नाम का पेड़ है जिस पर एक कौवा बैठा हुआ है, और कवि जो लेखक कवि हैं वह जो एक रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं, और उसके कौवे के वहाँ उस पेड़ से उठने से ही बर्फ़ के कण जो है कि उनके ऊपर गिर जाते हैं। आगे बोलता है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सेफ सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। कभी पहले से ही उदास थे, और वह जैसे ही धूल के कण उनके ऊपर पड़ती है तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, उनका मिजाज बदल जाता है, और कुछ जो बचा हुआ भाग है उनका वह जो है कि बच जाता है। कहने का ये आशा है कि आई हैड ड्यूड, मैं एक प्रकार से कह लो कि आई हैड ड्यूड का मतलब होता है रिग्रेट, ठीक, दुखी मन से होना। तो मैं दुखी मन से था, और जो है कि कण पड़ी, धूल का जो कण, जो स्नो मतलब बर्फ़ का जो कण है वो पड़ा, वह उससे पड़ने से मैं क्या हो गया? खुश हो गया। दुख से मैं खुशी की ओर चल पड़ा। आइए देखते हैं इसके प्रश्न में क्या है। इसका प्रश्न MCQS बहुविकल्पी टाइप है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है हु मतलब हु सुक डाउन, हु मतलब किसने, सुक डाउन हिला दिया हेमलॉक ट्री को, मतलब हेमलॉक वाले पौधों को किसने हिलाया? तो पहला है हमारा क्रो, दूसरा है कुक्कू, तीसरा है मैना, और चौथा है पैरट। तो कौन सा दोस्तों? क्रो था, इसलिए आप कौन सा ऑप्शन मारोगे? क्रो मीन्स होता है कौवा ने हिलाया था। आपके ऑप्शन में यहाँ पर है भी, देखिए क्रो है, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? क्रो वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट है व्हाट फेल ऑन द पोएट। व्हाट मीन्स क्या, फेल मतलब गिरा, ऑन द पोएट मतलब कवि के ऊपर। कवि के ऊपर क्या गिरा? तो आप समझ ही रहे हो, कवि के ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो। तो जो आपके ऑप्शन में होगा आप मान लीजिए, देखिए डस्ट ऑफ स्नो है, तो यही सही होगा, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। इन व्हाट मूड किस मिजाज में, वाज मतलब था, द पोएट मतलब कवि, अर्लियर मीन्स पहले कवि किस मिजाज में थे? तो आप क्या मारोगे? पहले कवि किस मिजाज में थे? तो प्लेजेंट मीन्स होता है खुश मिजाज में थे, कि हैप्पी या प्लेजेंट सुहावना या खुश भी कर सकते हो, हैप्पी खुश, सैड दुखी, गुड अच्छा। तो बताइए पहले कवि कैसे थे? सैड थे, सैड, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सैड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा है व्हाट वाज द इफेक्ट। व्हाट मतलब क्या, वाज द इफेक्ट प्रभाव पड़ा, ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट मतलब धूल के गिरने से, ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के धूल के गिरने से, पोएट मतलब कवि पर। बताइए आप कवि पर धूल के पड़ने से क्या प्रभाव पड़ा? चेंज हिज मूड, बी है चेंज हिज लक, सी है चेंज हिज जॉब, और डी है चेंज हिज कलर। अब अपने अभी भी सीखा था, तो उनका जो मूड था वो क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया था। देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ मूड, तो कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा? ए वाला सही रहेगा, चेंज ऑफ हिज मूड, उनका मिजाज क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है देखते हैं पाँचवा नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पाँचवा नंबर में कह रहा है कि व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट के लिए व्हाट मतलब क्या, वाज था, सेव्ड बचा हुआ, फॉर द पोएट कवि के लिए। तो क्या बचा था आप हमसे भी देख सकते हैं, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, कुछ दिन का हिस्सा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका क्रो, दूसरा है बी वाला ट्री, तीसरा है स्नो, और चौथा है सम पार्ट ऑफ द डे। तो आप जानते हैं कि सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, यह आपका आंसर राइट होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। छठवां है कि द पोएट सेज, पोएट मतलब कवि कहते हैं, ऑफ ए डे एक दिन का हिस्सा, आई हैड रीड, व्हाट मीन ऑफ रीड। तो रीड का क्या अर्थ है? तो रीड का अर्थ हमने बताया था कि रिग्रेट होता है, अपमानित होता है, ये भी बोल सकते हो। तो रिग्रेट जिसमें होगा उसी में आप मार लीजिए। देखिए रिग्रेट है तो रिग्रेट वाला इसका अर्थ होता है। कहने का मतलब रीड का अर्थ क्या होता है? रिग्रेट होता है, रिग्रेट। आइए चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सातवां यहाँ पर हमने लिख रखा है। सातवां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम में राइमिंग वर्ड आपको ओपन करना है। राइमिंग का अर्थ होता है एक जैसा उच्चारण, जिसका उच्चारण कैसा हो, एक जैसा हो, तो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं।
चलिए देखिए राइमिंग वर्ड कौन कौन सा इसमें आएगा। देखिए राइमिंग वर्ड पहले दिखा देते हैं कि कौन कौन से हैं आपको। देखिए पहला है क्रो। क्रो मीन्स कौवा होता है, लेकिन आपको उच्चारण से बस देखना है कि जो क्रो की तरह मिलता जुलता शब्द हो। देखिए क्रो और स्नो एक ही जैसे वर्ड हैं, उच्चारण में, अर्थ में नहीं, अर्थ में ही बदल जाएंगे। क्रो मीन्स कौवा हो जाएगा और स्नो मीन्स क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, वर्ब। तो क्रो और स्नो उच्चारण में एक ही जैसे लग रहे हैं तो ये हो जाएंगे राइमिंग वर्ड। और देखिए मी है, इसके बाद ट्री है। देखिए मी और ट्री राइमिंग वर्ड एक जैसे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट का राइमिंग वर्ड पार्ट। हर्ट पार्ट हो जाएगा। मूड का र्यूड हो जाएगा। लास्ट में जो मिलता जुलता हो, जैसे लास्ट में डब्लू, इसमें भी डब्लू, ई इसमें भी, इसमें भी, टी इसमें भी टी, तो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड बन जाएंगे। अब इनको छांटने का तरीका क्या है, देखिएगा जो एक जैसे होंगे राइमिंग वर्ड ना, उनको आप एक अक्षर से इंडिकेट करो। जैसे क्रो को हमने कहा मान लीजिए ए, तो जो इसके समान है वह स्नो है। स्नो राइमिंग वर्ड उच्चारण में समान है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, ए बोलिए। फिर देखिए मी है, अलग है, यह इन दोनों से अलग है, तो मी को ए के बाद क्या अक्षर आता है, बी आता है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, बी कह देंगे। आइए फिर आगे चलते हैं। तो मी के अनुसार ट्री भी तो एक ही जैसा है, मी और ट्री एक समान थे, इसलिए मी और ट्री को आप एक ही जैसा, मतलब जब मी को आपने बी कहा तो ट्री को भी क्या कहोगे, बी कहोगे। इतना आसान है। अब आइए ये लोग अलग हो गए, ए आगे अलग अलग आप पा रहे हो, इनसे अलग है, तो ए हो गया हमारा और बी हो गया। अब बारी किसकी है, सी की रहती है। तो सी के लिए देखिए हार्ट है, तो हार्ट के लिए आप देखोगे तो ये इनसे अलग है, तो इसलिए इनका नाम सी पड़ गया। अब हार्ट के अनुसार देखिए इसमें हार्ट और पार्ट एक ही जैसे आ रहे हैं, इसलिए जब हार्ट या सी है तो इसमें भी टी है लास्ट में, तो इसको भी क्या कहोगे, सी कहोगे आप। आगे चल रहा है हमारा मूड और र्यूड। तो यह आपका सी के बाद जो आएगा, इनसे सबसे डिफरेंस ये है, तो सी के बाद हम लाएंगे डी को, तो यह हो गया डी और यह भी हो गया क्या, डी। मतलब एक एक उच्चारण वाले शब्दों को हमने जो मिलते जुलते थे उसको जो है कि हमने ए कर दिया, हाँ, और जो अलग अलग थे उनको बी, और उससे अलग सी और उससे अलग डी हो गया। तो जब आप बनाओगे राइमिंग वर्ड तो देखिए क्या क्या निकलेगा, क्रम वाइज को रख लीजिए। पहले ए है तो ए, फिर इसके बाद देखिए बी है तो बी, उसके बाद फिर ए है तो ए, फिर उसके बाद बी है तो बी, फिर उसके बाद दोस्तों सी है तो सी लिख दिए, फिर डी है तो डी, फिर सी आ गया है तो सी, फिर डी है। तो जो ऑप्शन इसमें से मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए बी राइट है, ए बी, सी डी सी डी, सी डी सी डी, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। मतलब आपको बस ये समझना है राइमिंग वर्ड में कि एक जैसे उच्चारण वाले जो होंगे उनको एक एक अक्षर से, और अलग अलग जो होंगे उनको अलग अलग अक्षर से बनाते हैं। आइए नेक्स्ट है, इसके बाद 7वें क्वेश्चन के बाद मिटाने के बाद आइए हम चलते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ है नहीं, आप थोड़ा सावधानी से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, बशर्ते कि आप बढ़िया से समझिए इसे। कुछ है नहीं चैप्टर में, किसी किसी में नाम भी देता है, जैसे इंग्लिश मीडियम के जो होंगे विद्यार्थी उनके कुछ नाम भी हो जाएंगे। जैसे में देखिएगा हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें जो 7वां के बाद क्वेश्चन है छूट गया था, ताकि इस पर पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए लिखना पड़ता है। उसके 7वें नंबर के बाद है 8वां क्वेश्चन में बोला है नेम द पोएटिक, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन का नाम दिया है एंड सेव्ड सम पार्ट, उसके बाद ऐसे लिख दिया है। कह रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। ऑप्शन दिया है आपके, ए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों अलिट्रेशन, बी ऑप्शन दे रखा है मेटाफोर, क्या दे रखा है, मेटाफोर, अभी बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है। सी ऑप्शन में दे रखा है
ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। और डी में लिख दिया है सिमिल। 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऑप्शन इसमें से क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस रेखा में या इस सेंटेंस में जो दिया हुआ है उसमें कौन सी डिवाइस यूज की गई है, ठीक है। और यह डिवाइस फिगर्स ऑफ स्पीच से ली गई है, मतलब अलंकार से की गई। इसमें 4 अलंकार दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा। देखिए, अलिट्रेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन और सिमिल, ठीक। तो आपका आंसर क्या बनेगा, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का अर्थ होता है कि जिसका, या आप अनुप्रास भी कहते हैं हिंदी में, अनुप्रास अलंकार, मतलब जिस अक्षर का रिपीटेशन बार बार हुआ हो। देखिए कौन सा है, यस 1 बार 2 बार, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, अलिट्रेशन होगा। राइट दोस्तों, अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार इसमें है। आगे चलते हैं 9वें नंबर पर। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 9वां क्वेश्चन में, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। आप पहले से भी जानते थे, जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि यह डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पहला ऑप्शन में है, दिया हुआ है, ऑप्शन से मारना है आपको, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। बी ऑप्शन है पार्टिकल ऑफ स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो। और सी ऑप्शन है, सी नंबर, कूल वेदर, कूल वेदर, कूल वेदर। और डी ऑप्शन है, कूल वेदर के बाद डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा आपको मानना है, आपको बताना है। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, मतलब यह डस्ट ऑफ स्नो क्या व्यक्त करती है, क्या बताती है। तो यह आप ऑप्शन मारोगे, हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, मतलब नेचर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आप मारोगे कौन सा ऑप्शन, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। और लास्ट आपका बचता है 10 नंबर का, 10वां नंबर में है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। आप बताइए कौन सा सिम्बोलाइज है, इसको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज किसके प्रतीक माने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सैड, मतलब उदासी के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो पोएम आपकी नंबर 2 होगी उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।